केरल की सीमा से सटे तमिलनाडु के थानी जिले में स्थित बोडी पहाड़ियों के नीचे आखिर इसरो छुप छुप कर क्या कर रहा है? क्यों उस सुरंग में ये सारे काम हो रहे हैं? ब्लैक होल की रहस्यमयी दुनिया, मानव के विकास एवं सभ्यता में प्रकाश की भूमिका, न्यूट्रिनो के जरिए खुलेंगे ब्रह्मांड के रहस्य। यही पहाड़ियां भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण अंग बनने जा रही हैं। कारण है यहाँ पर टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित की जा रही न्यूट्रिनो वेधशाला, जो रहस्यमय कण न्यूट्रिनो संबंधी खोज को नया आयाम देगी। और इसी न्यूट्रिनो वेधशाला से समरेगा विज्ञान। आप भी कहेंगे कि ये अचानक न्यूट्रिनो, जो फिजिक्स रिसर्च की एक बात है, वो अब क्यों उठ रही है? असल में दोस्तों, हाल ही में ट्विटर पर इस बात को लेकर बहुत ही हंगामा भी हुआ। जो नहीं चाहते कि हमारे पर्यावरण को ये सुरंग में जो काम हो रहे हैं उससे नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि पेरियार जो नेशनल सेंचुरी है वो वहीं है और उससे वहाँ के पेड़ पौधों, जीव जंतु सभी पर इसका इफेक्ट हो सकता है। परंतु इसरो वहाँ चुपचाप ये काम अभी भी कर रहा है। आप तो जानते ही हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक सुपर हाईवे जैसा है। इसमें अरबों खरबों कण बहुत लंबी लंबी यात्राएं तय करते हैं। इनमें से न्यूट्रिनो नामक कण सबसे दृढ़ निश्चयी यात्री साबित होता है। इस कण की कोई सीमा नहीं है। ये सघन तारों के बीच से होकर आगे बढ़ता है। विशालकाय आकाश गंगाएं और अंतर तारकीय बाधाएं भी इसका रास्ता नहीं रोक पाती। जिस प्रकार यात्री के पास यात्रा से प्राप्त विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं, उसी प्रकार एक संभावना है कि न्यूट्रिनो कण से भी अंतरिक्ष से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। इसी कारण से ही वैज्ञानिकों की इनके अध्ययन में विशेष रुचि है। फोटोन के बाद न्यूट्रिनो प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांड में विद्यमान है। हमारे ब्रह्मांड में प्रत्येक 1 घन सेंटीमीटर में लगभग 300 न्यूट्रिन होते हैं। सोचो, ये कण सूर्य जैसे तारों से रेडियो सक्रिय क्षय और वायुमंडल से कॉस्मिक विकिरणों की अंतःक्रिया से उत्पन्न होते हैं। हम इन्हें नाभिकीय रिएक्टर से भी निर्मित कर सकते हैं। बिग बैंग के बाद जो बेहद आरंभिक न्यूट्रिनो पैदा हुए थे, वो आज तक भी हमारे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। सौर केंद्र में परमाणु संलयन की वजह से जो न्यूट्रिनो उत्पन्न हुए, वो पृथ्वी के ऊपर, हम सबके ऊपर घूमते रहते हैं। यही नहीं, हमारे शरीर से भी न्यूट्रिनो उत्सर्जित होते हैं। एक औसत मानव शरीर में करीबन रेडियो सक्रिय तत्व पोटेशियम 40 की 20 मिलीग्राम मात्रा होती है, जो लगातार न्यूट्रिनो का उत्सर्जन करती है। प्रति सेकंड लगभग 100 खरब न्यूट्रॉन सूर्य और अन्य पिंडों से उत्सर्जित होकर हमारे शरीर से टकराते हैं, लेकिन इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। न्यूट्रिनो के बारे में गहराई से जानने से पहले उसके अतीत से भी रूबरू होना जरूरी है। सन 1930 में जब जाने माने भौतिकविद पाउली को प्रयोगों से पता चला कि जब कोई अस्थिर आणविक नाभिक एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है तो उसकी नई ऊर्जा और गति उम्मीद के मुताबिक नहीं होती थी। इस समीकरण को संतुलित करने के ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत को कायम रखने के लिए पाउली ने एक सैद्धांतिक कण की अवधारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार इस कण में ना तो धनात्मक आवेश था और ना ही ऋणात्मक। आगे चलकर सन 1933 में इसे जाने माने भौतिकविद एनरिको फर्मी ने इस कण को न्यूट्रिनो नाम दिया। न्यूट्रिनो के जरिए पाउली की ऊहापोह तो खत्म हो गई, पर यह कण उन्हें फिर भी परेशान करता ही रहा। उनकी परेशानी ये थी कि उन्होंने एक ऐसे कण की मौजूदगी स्वीकार की थी जिसका पता ही नहीं लगाया जा सकता था।
सन 1956 में फ्रेड रेनिस और क्लाइड कोवेन नामक वैज्ञानिकों ने आखिरकार न्यूट्रॉन के मिल जाने की घोषणा की, लेकिन इस कण का पता लगाना मुश्किल था, इसलिए इसे प्रसिद्धि भी नहीं मिली। वैसे आखिर किस कारण से न्यूट्रॉन इतना मुश्किल से दिखता है? इसकी वजह है गुरुत्व यानी ग्रेविटेशन एंड विद्युत चुंबक तत्व, जो हमें बड़ी गहराई से प्रभावित करते हैं, मगर बिना आवेश वाले और लगभग द्रव्यमान विहीन न्यूट्रॉनों पर कोई असर नहीं डालते। यह कण ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन की तरह पदार्थ के अणु बनाने के लिए अंतःक्रिया करता है और ना ही ये दूसरे भारी पिंडों की ओर आकर्षित होता है। न्यूट्रिनो की अंतःक्रियाएं बहुत ही कमजोर होती है, इतनी कमजोर कि उन्हें आसानी से ना तो रोका जा सकता है और ना ही पकड़ा जा सकता है। इन कमजोर अंतःक्रियाओं की वजह से ही वैज्ञानिक को रुचि इन न्यूट्रिन को अध्ययन करने की होती है, क्योंकि न्यूट्रिन के रास्ते में लगभग कोई बाधा नहीं होती, इसलिए वे हम तक पहुंचने के लिए आराम से अंतरिक्ष में सफर कर पाते हैं। पूरी दुनिया में बहुत से वैज्ञानिक पिछली सदी के दौरान मुश्किल से नजर आने वाले न्यूट्रिनों को खोजते रहे हैं। इस खोज में भारत का न्यूट्रिनो पर अनेक शोध हुए हैं। कॉस्मिक रे से बनने वाले न्यूट्रिनो का सबसे पहले पता 1965 में जमीन में करीबन 2.3 किलोमीटर की गहराई पर कोलार सोने की खदानें यानी कोलार गोल्डफील्ड्स में एक न्यूट्रिनो संसूचक ने लगाया था। वैसे आज वायुमंडलीय न्यूट्रिनो शोध के लिए आकर्षक क्षेत्र है। 1990 के दशक में कोलार सोने की खदानों के बंद हो जाने से भारत के न्यूट्रिनो कार्यक्रम का रास्ता रुक गया। हमारे देश के न्यूट्रिनो कार्यक्रम के खत्म हो जाने के कारण अमेरिका और जापान जैसे देश आगे बढ़ गए और उन्होंने कई नई और अनोखी खोजें की। ऐसा लग रहा था जैसे भारत की तरफ से न्यूट्रिनो की खोज का सिलसिला ही खत्म हो गया था। बदकिस्मती से उस समय हमारे देश में इस दिशा में काम बंद कर दिया। अगर हम काम जारी रखते तो हम आज इस क्षेत्र में दुनिया में चोटी पर होते। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान द्वारा केरल की सीमा से सटे तमिलनाडु के थानी जिले में बोडी पहाड़ियों वाले स्थान को विज्ञान के एक अहम प्रयोगस्थल न्यूट्रिनो वेधशाला के लिए चुना गया। असल में भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला के लिए स्थान के चुनाव के कुछ विशेष कारण थे। इस परियोजना के लिए भौतिक विज्ञान की जरूरत के हिसाब से कम 1 किलोमीटर की गहराई और सुरक्षा के लिए बढ़िया गुणवत्ता वाली चट्टानों की आवश्यकता के साथ ही इसका पर्यावरण पर इसका कम से कम प्रभाव को भी ध्यान रखा गया। तभी तो न्यूट्रिनो के लिए उपयुक्त जगह पाने के लिए सिलसिले में बोडी पहाड़ियों में स्थित यह स्थान इन तमाम शर्तों को पूरी करता है। आज न्यूट्रिनो वेधशाला भारत की विज्ञान की व्यापक और बेहद महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से है। अगले 5 साल में यह वेधशाला न्यूट्रिनो भौतिकी के सिलसिले में नए और अनोखे प्रयोगों की साक्षी होगी, क्योंकि भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े सहयोग का भी ये उदाहरण है। इस अंतर संस्थानिक सहयोग में 26 जाने माने विज्ञान संस्थानों के 100 से ज्यादा वैज्ञानिक शामिल हैं। न्यूट्रिनो वेधशाला परियोजना के तहत 1300 मीटर ऊंचे चट्टानी पहाड़ों के ठीक नीचे 2 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई गई ताकि एक अनोखी भूमिगत प्रयोगशाला बनाई जा सके। इस परियोजना को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सहयोग प्रदान किया गया है। इस परियोजना की संकल्पना पूरी तरह से भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत की। 2002 में 7 भारतीय संस्थानों ने इस संबंध में एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बहुत जरूरी है जानना कि इतनी जो मेहनत की जा रही है उसके पीछे भी तो कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। वो क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य न्यूट्रिनो का अध्ययन करना है। यहाँ पर कण भौतिकी और खगोल भौतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों का जवाब तलाशा जाएगा। इस प्रयोग में सिर्फ न्यूट्रिनो भौतिकविद ही हिस्सा नहीं लेंगे, इससे बेहतरीन इंजीनियर भी शामिल होंगे जो मैग्नेट बना सकें। इसमें इलेक्ट्रॉन विशेषज्ञ भी शामिल होंगे जो चिपों डाटा संकलन व्यवस्था को मूर्त रूप देंगे।
इस प्रयोग में सॉफ्टवेयर विशेष योग की मॉनिटरिंग के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे। इस प्रकार इस प्रयोग में कई क्षेत्रों के लोगों का सहयोग लेना होगा। ऐसा शायद पहली बार ही हो रहा है कि इतने बड़े स्तर पर इतने सारे लोगों की मदद ली जा रही है। इन विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का आपसी सहयोग भारतीय वैज्ञानिक समुदाय ने एक नया जोश पैदा कर दिया है। असल में दूसरे लोगों के साथ सहयोग करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। विदेशी प्रयोगशालाओं में तो हम ऐसा कर लेते हैं, लेकिन देश में विभिन्न संस्थानों के लोगों का एक साथ काम करना एक चुनौती साबित होता है। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। इस प्रकार प्रयोग के द्वारा विभिन्न संस्थान एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखेंगे और उम्मीद है कि भारत में सहयोग आधारित दूसरी परियोजनाओं के लिए भी मिसाल कायम होगी। अब इस सहयोग का एक बड़ा हिस्सा खुद ये समुदाय है। थेनी, जहां जहां वेधशाला स्थापित की गई है, वहां आसपास मौजूद स्थानीय निवासियों को तमाम जानकारियां दी जा रही हैं ताकि बेवजह की आशंकाओं और गलतफहमियों को दूर किया जा सके। असल में इस प्रयोग को लेकर कुछ अफवाहें भी प्रचारित हुई। एक अफवाह के अनुसार इस वेधशाला में नाभिकीय अपशिष्टों को एकत्र किया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि यहाँ पर सिर्फ आधारभूत विज्ञान को गहराई से समझने के, विशेष रूप से न्यूट्रॉनों को समझने के लिए प्रयोग किए जाएंगे। एक अफवाह ये भी उड़ी कि यहाँ होने वाले प्रयोग पर्यावरण को क्षति पहुंचाएंगे, लेकिन इस वेधशाला की स्थापना से पहले पर्यावरण से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार किया जा चुका था और एक कल्याणकारी स्वरूप को यह समर्पित भी है। फिर इस वेधशाला के कर्मियों द्वारा आम लोगों और पर्यावरण की चिंता करने वाले लोगों के साथ बातचीत की जाती है। स्थानीय लोगों से बात करके उन्हें इस परियोजना के प्रभाव के बारे में बताया जाता है। जब भी मौका मिलता है, परियोजना से जुड़े वैज्ञानिक वहां जाते हैं और उनसे चर्चा करते रहते हैं। इससे इस परियोजना के बारे में स्थानीय लोगों के बीच एक पॉजिटिव माहौल बना है। इस वेधशाला के दो लक्ष्य हैं। यह प्रयोग न सिर्फ न्यूट्रॉनों के बारे में और विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराएगा, बल्कि इस प्रयोग से विद्यार्थियों को भी विज्ञान के क्षेत्र की ओर प्रेरित किया जाएगा, ताकि हम ऐसे बहुत से युवा वैज्ञानिक पैदा कर सकें जो बेहद उन्नत बुनियादी शोध करने के लिए प्रशिक्षित हों। यह प्रयोग शोध छात्रों, विशेषकर दक्षिणी राज्यों के विद्यार्थियों को विज्ञान की ओर आकर्षित करने में भी अपनी भूमिका निभाएगा। इसके अलावा यह प्रयोग वैज्ञानिक संगठनों का एक साथ काम करने का अनुभव भी प्रदान करेगा, जिसका विज्ञान और देश को दूरगामी लाभ होगा। न्यूट्रॉन के भविष्य के अनुप्रयोग क्या हैं? एक तो सूर्य के कण। प्रकाश सूर्य की सतह से उत्सर्जित होता है और न्यूट्रॉन जो प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हैं और सूर्य के केंद्र में उत्पन्न होते हैं। इन न्यूट्रॉनों का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि सूर्य के आंतरिक भाग में क्या चल रहा है। दूसरा, ब्रह्मांड के घटक क्या हैं? दूरस्थ तारों से आने वाले प्रकाश का अध्ययन खगोलविदों द्वारा किया जा सकता है, उदाहरण के लिए नए ग्रहों का पता लगाना। इसी तरह यदि न्यूट्रॉनों के गुण को बेहतर ढंग से समझा जाए तो उनका उपयोग खगोल विज्ञान में यह पता लगाने के लिए किया जा सकता है कि ब्रह्मांड किससे बना है। तीसरा, प्रारंभिक ब्रह्मांड की जांच करना जरूरी है। न्यूट्रॉन अपने आसपास मौजूद तत्वों के साथ काफी कम क्रिया करते हैं, इसलिए वे लंबी दूरी तक निर्बाध यात्रा कर सकते हैं। एक्स्ट्रा गैलेक्टिक मिल्की वे आकाश गंगा के बाहर उत्पन्न वाले जो होते हैं न्यूट्रॉन जो हम देखते हैं, वे काफी दूर से आते हैं। ये न्यूट्रॉनों हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड के शुरुआती चरणों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। फिर है मेडिकल इमेजिंग। प्रत्यक्ष उपयोग के अलावा इसका अध्ययन करने हेतु प्रयोग किए जाने वाले डिटेक्टरों के तकनीकी अनुप्रयोग भी हैं, उदाहरण के लिए एक्सरे मशीन, MRI स्कैन आदि। इसलिए INO संसूचकों के चिकित्सा इमेजिंग में अनुप्रयोग हो सकते हैं। धन्यवाद।